हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको कि शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जाना जाता है, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है फिजियो और दूसरा शब्द है लॉगी। फिजियो का मतलब होता है नेचर और लॉगी का मतलब होता है स्टडी, यानी शरीर के जो भी तंत्र कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है, यह सारी चीज़ों का अध्ययन हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जितने भी तंत्र पाए जाते हैं जो शरीर की क्रियाओं के लिए, संपादन के लिए जाने जाते हैं, इनको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। वहीं पे ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर रचना विज्ञान, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है, इसमें अंग प्रत्यंगों का अध्ययन किया जाता है। यानी पर्टिकुलर अगर हृदय के बारे में हमने अध्ययन किया, पर्टिकुलर अगर पेट के बारे में अध्ययन किया, किस मसल से बना हुआ है, कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं उसमें, मतलब उसकी जितने भी संरचना है, अगर उसका बारीकी से अध्ययन किया जाता है तो उसको ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत देखा जाता है। अब हम चैप्टर पे आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि पाचन होता क्या है। जैसे हम अगर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सपोज कीजिए कि हर कोई व्यक्ति रोटी, दाल और थोड़ा सा घी, यानी अगर रोटी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, दाल की बात करें तो प्रोटीन, और अगर घी की बात करें तो फैट। यानी जब इन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं तो ये क्या हैं, बड़े अणु हैं, बड़े टुकड़े हैं, इनको अर्थात ये जटिल हैं। यानी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये शुरुआत में जटिल होते हैं। जब इनको छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है तो इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। यानी पाचन का मतलब हुआ कि जब जटिल शर्करा सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाए तो इस क्रिया को हम पाचन क्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम पाचन तंत्र को संपादित करने वाला जो तंत्र है और उसमें इन्वॉल्व जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस ऑर्गन की क्रिया विधि क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे अगर पाचन तंत्र की बात करें तो यहाँ मुख गुहा से लेकर के और एनस तक, यानी मुख गुहा, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इन सबको एक साथ आहार नाल के नाम से जाना जाता है। यानी यह यहाँ से लेकर के यहाँ का पार्ट पूरा आहार नाल होता है। पाचन तंत्र और की में उपस्थित जितने भी सिस्टम हैं, इनको एक तो आहार नाल के अंतर्गत देखा जाएगा, और इसके अतिरिक्त जैसे लीवर यहाँ लगा हुआ है, बाइल डक्ट यानी यहाँ से बाइल, पित्ताशय, गल ब्लैडर लगा हुआ है जहाँ पे पित्त का संचय किया जाता है। ये लीवर से बना हुआ पित्त यहाँ इकट्ठा होता है। फिर यहाँ पे अलग से लगा हुआ पैंक्रियाज है, इसकी भी क्रिया विधि देखते हैं, क्योंकि यह आहार नाल से के यहाँ पे यू आकार में ये जो ड्यूडिनम दिखाई दे रहा है, यानी छोटी आंत का भाग है, ये इससे लगा हुआ है, तो पाचन में इसकी भी भूमिका हम देखते हैं। यानी एक तो आहार नाल के बारे में स्टडी करते हैं और दूसरे में इसके अतिरिक्त जो ऑर्गन्स या सिस्टम इसके अंतर्गत लगे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब हम अगर बात करें आहार नाल की, तो आहार नाल का पहला भाग है बक्कल कैविटी। सबसे पहले भोजन हमारा बक्कल कैविटी में आता है, और यहाँ पे मनुष्य के मुंह में दांत होते हैं। दांतों के द्वारा इस भोजन को चबाया जाता है, पीसा जाता है, जो भी कहिए। उसके बाद इसमें सलेवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा का निर्माण करता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। अब हम दो चीज़ों के बारे में जान लें कि सलीवा क्या है
और ये जो दांत हैं ये कैसे होते हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रश्न बन जाता है आहार नाल का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दांतों पे प्रश्न बनता है, तो दांत को हम जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे हार्ड ऑर्गन है और इसके ऊपरी भाग को, सफ़ेद वाले भाग को एनेमल के नाम से जाना जाता है, इनेमल कहा जाता है। दांत में कभी कभी आप देखे होंगे कि पीला रंग की एक संरचना इकट्ठी हो जाती है जिसको प्लेक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दांत जो वयस्क में पाया जाता है उसके लिए एक वैज्ञानिकों ने फार्मूला दिया 2-1-2-3। 2-1-2-3 क्या है, यानी मुख के जबड़े को अगर 4 भागों में बांट दे, ऊपर वाले को 2 भाग में, नीचे वाले को 2 भाग में, तो एक पार्ट में 2 इंसाइजर दांत, 1 केनाइन दांत, 2 प्रीमोलर दांत और 3 मोलर दांत होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक वयस्क में 2-1-3-2 और 3 को मिलाया जाएगा तो 8 होगा, और 4 भाग की बात की गई है तो 8 चौको 32, यानी एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और इसका ऊपरी भाग इनेमल पे भी प्रश्न पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में सबसे हार्ड होता है, कठोर होता है, तो हम उस पर दांत पे ही टिक लगाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न, जैसे हम इस सिस्टम के शुरुआत की ही चर्चा करेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला हम देखते जाएंगे कि हर जगह से प्रश्न बने हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे UPSSC हो, चाहे SSC हो, CDS हो, NDA हो, सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं और GS जहाँ भी पूछा जाता है ये प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अब हम सलीवा के बारे में पढ़ लें, क्योंकि अब मुख गुहा में भोजन आया, दांतों से काटा गया, सलीवा उसमें के कांटेक्ट में आया, तो हमारा सलीवा क्या है अब ये जान लें। सलीवा क्या है, तो सलीवा लार सलीवरी ग्लैंड से निकलता है और इसमें अल्फा एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो जटिल शर्करा को द्विक शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसमें कार्बोनेट आयन पाया जाता है जो भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। इसमें थायोसाइनेट और लाइसोजाइम एंजाइम है। थायोसाइनेट एक प्रकार का रसायन है, ये दोनों पाए जाते हैं और इन दोनों का काम है बैक्टीरिया को मारना, यानी ये दोनों बैक्टीरिया को मारते हैं। तो अब अगर एक प्रश्न और पूछने का जो ट्रेंड चला है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि सलीवा के बारे में दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें अल्फा एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम नहीं पाया जाता और इन दोनों को कह दिया जाएगा पाया जाता है, तो आप पहले को बाहर करके जो 2 रहेगा उसको आप आंसर टिक कर लेंगे। किसी प्रकार से पूछा जाएगा, अगर ये 3 बातों की जानकारी आपको है तो आप ये जान जाएंगे कि सलीवा से संबंधित प्रश्न कैसे हल किए जाएंगे। अब ये सलीवा यहाँ पे आया, एमाइलेज के द्वारा जटिल शर्करा को पचा दिया, फिर भोजन बक्कल कैविटी के पिछले भाग फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से होता हुआ ग्लाटिस में और ग्लाटिस से होता हुआ ईसोफेगस में और उसके बाद से ये ग्रास नलिका से होता हुआ ये आमाशय यानी स्टमक में आ जाता है। अब यहाँ पे ग्लाटिस के पास ही एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं इपीग्लाटिस। यह इपीग्लाटिस भोजन को श्वास नलिका में जाने से रोकता है, यानी अगर ये ना होता तो हमारा भोजन इस ग्रास नली को छोड़ करके इधर भी जा सकता था, जब उसका रास्ता बना होता तो इधर जा सकता था, लेकिन ये नेचर ने, प्रकृति ने ऐसी संरचना दी है जिससे कि ये इसको रोक देगा। लेकिन कभी कभार खाते समय व्यक्ति जब ध्यान दूसरी तरफ हटा लेता है, यही एपीग्लाटिस जब खुल जाता है तो इसमें भोजन के कुछ कण श्वास नलिका में आ जाते हैं, जिसको कि लोग कहते हैं खांसी आ जाती है। तो उसको हमारे लोक भाषा में लोग कुछ कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एपीग्लाटिस के खुलने से श्वास नलिका में भोज्य पदार्थ के कुछ कण जाने से खांसी आने की संभावना हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भोजन हमारा स्टमक में आ गया, अब यहाँ पे 3 से 4 घंटे भोजन रहता है। इस 3 से 4 घंटे में यहाँ पे क्रमाकुंचन गति होती है और हमारा भोजन पिसा हुआ लेई की संरचना में आ जाता है, यानी अब यहाँ भोजन लेई की तरह से कार्य करने लगता है। स्टमक की बात करें तो इसमें भोजन म्यूकस ग्रंथि के कांटेक्ट में आता है, म्यूकस श्लेष्मा। इस श्लेष्मा के
स्राव का कारण है ब्रूनर ग्रंथि। यहाँ पे एक संघ लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा था, ये म्यूकस के स्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो आप ब्रूनर ग्रंथि पे टिक कर लेंगे। प्रश्नों को भी देखते चलिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। अब यहाँ पे स्टमक में गैस्ट्रीन ग्लैंड पाया जाता है। यह गैस्ट्रीन ग्लैंड गैस्ट्रीन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है और यह म्यूकस के कांटेक्ट में आने के बाद गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कर देता है। इसी को हम जठर के नाम से जाना जाता है, जानते हैं या जठर कहते हैं। अब इस जठर के बारे में थोड़ा सा आप यहीं पे देख लें। इसमें HCl पाया जाता है, प्रोरेनिन पाया जाता है, ये एंजाइम है, और पेप्सिनोजन एंजाइम है। HCl भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है। जो नॉनवेज खाने वाले हैं अगर हड्डी या मांसाहार लेते हैं तो उसको गलाने का भी काम HCl करता है। यह प्रकृति में एसिडिक होता है। यहां पे यह गैस्ट्रिक जूस प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदल देता है, सक्रिय रेनिन में बदल देता है। और यह रेनिन नामक एंजाइम 8 वर्ष तक बच्चों में दूध के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद एक पेप्सिनोजन के बारे में अगर हम देखें तो यही गैस्ट्रिक जूस के मदद से यह पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि प्रोटीन को प्रोटियोजेज में चेंज करता है, यानी प्रोटीन के पाचन में यह सहायता करता है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में HCl, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन की इतने क्रियाविधि है। अब भोजन स्टमक के बाद इस छोटी आंत में आता है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी जो यू का आकार का है, दूसरा भाग है जेजिनम और तीसरा भाग है इलियम। ये प्रश्न यहीं पूछे जाते हैं कि ये निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है, तो ये 3 भाग बयानिए। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रहणी में भोजन आया, ग्रहणी से लगा हुआ है पैंक्रियाज और यह पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है ड्यूडिनम के पास, ड्यूडिनम में इससे ही लगा हुआ है। पैंक्रियाटिक जूस जिसको कि अग्न्याशयी रस के नाम से जाना जाता है, अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें भी कई चीजें पाई जाती हैं। एक तो अल्फा एमाइलेज जो सलेवरी ग्लैंड में था, सलेवा में बात था, सॉरी, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन। अब इसको जानिए। एक प्रश्न पूछा संघ लोक सेवा आयोग ने कि पाचन तंत्र के दौरान भोजन के संपर्क में आने वाला पहला एंजाइम कौन सा था, तो पेप्सिन भी लोगों ने टिक किया, जो कि गलत है। अल्फा एमाइलेज और टाइलिन देखिए सलेवरी ग्लैंड में भी है या सलीवा में भी है, जो सलेवरी ग्लैंड के माध्यम से निकलता है, और ये पैंक्रियाज में भी है। तो अगर आपको केवल पैंक्रियाज में याद आएगा तो यहाँ पे भूल जाएंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यह भी वही काम करता है जो यहाँ पे लार में पाए जाने वाला अल्फा एमाइलेज करता है। यह भी शर्करा को पचाने का कार्य करता है, यह भी जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है। दूसरा एंजाइम इसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन। यह प्रोटियोजेज जो यहाँ पे बना हुआ था स्टमक में, उसको फिर यहाँ पे पेप्टोन में चेंज कर देता है, यानी प्रोटीन जो यहाँ पे लिया गया और सरल होता चला जा रहा है। फैट जो आगे आप लिए वो भी सरल होता चला गया, कार्बोहाइड्रेट जो खाए हैं वो भी सरल होता चला जा रहा है। और पाचन क्रिया में शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जटिल अणु सरल की तरफ बढ़ता चला जाएगा और पाचन क्रिया संपादित फाइनली कहाँ होगी, छोटी आंत में। लाइपेज यह फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो पैंक्रियाज में अल्फा एमाइलेज या टाइलिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज। अब आप देख रहे हैं कि पैंक्रियाज में एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचा रहा है, लाइपेज जो फैट को पचा रहा है, यानी पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियाज में निकल रहा है, इसको हम पैंक्रियाटिक जूस ही लिख दे रहे हैं। पैंक्रियाटिक जूस
पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, यानी संपूर्ण पाचक रस के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? जठर दे दे, अग्नाशयी रस दे दे, पित्त दे दे, या इनमें से कोई नहीं तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है? तो वो पैंक्रियाटिक जूस है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को पचाने के लिए सक्षम एंजाइम उपलब्ध हैं। तो ये इसका कारण है। और कथन कारण में भी क्वेश्चन दे देगा कि पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि, अब दूसरा कथन कारण, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने की क्षमता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न बनते जाएंगे। आप पढ़ने के दौरान प्रश्नों पे जरूर फोकस रखिए, क्योंकि प्रश्न अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। अब चलिए, हम यहाँ तक आ गए थे, पैंक्रियाज तक। यहाँ पे ड्यूडिनम से एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको कि यहाँ पे गल ब्लैडर कहते हैं। ये गल ब्लैडर पित्ताशय, और इसी में पित्त इकट्ठा रहता है। और यह पित्त आता कहाँ से है? यह भी एक प्रश्न पूछता है। पित्त बनता लीवर में है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, इकट्ठा पित्ताशय में होता है, क्योंकि इसका नाम ही है पित्ताशय। और अगर यहीं पे एक प्रश्न और जान लीजिए कि अगर लीवर ब्लड से पित्त ना ले, जिसको कि बाइल कहा जाता है इंग्लिश में, BILE, तो अगर बाइल नहीं लेगा तो बिलिरुबिन नामक सबस्टेंस ब्लड में बहुत अधिक हो जाएगा और शरीर पीला पड़ जाएगा, जिसको कि पीलिया के नाम से जाना जाएगा। यानी अगर यहाँ पे लीवर कार्यकारी, जिसका लीवर खराब होता है उसको पीलिया की शिकायत हो जाती है। उसका कारण यही है। और ये पित्त को पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए यह पित्ताशय सबसे बड़ा वसा को पचाने के लिए उत्तरदायी अगर कोई है तो पित्त है। एक प्रश्न और PCS में आया हुआ था कि निम्नलिखित में से वसा का पाचन कहाँ होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो कहाँ होता नहीं है, किसके द्वारा होता है? तो पित्त उसका आंसर था। ऐसे देखिए कितने प्रश्न दिखाई दिए, कथन कारण के, फैक्चुअल, संघ लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के, वनडे के, सब दिखेंगे। अब यहाँ जान लीजिए, पित्त के बारे में भी अगर कुछ दे दे तथ्य और कहे कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे? यह बेसिक इन नेचर है, यानी अगर इसका pH कहें, pH लिखने का तरीका P और H ऐसे लिखा जाता है। तो इसका pH 7 से ऊपर होगा, 7 और 7 से ऊपर होगा क्योंकि यह क्षारीय है। 7 से कम वाले एसिडिक होंगे, 7 वाला न्यूट्रल होगा। जिसका pH 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम वाला एसिडिक होगा और 7 से ऊपर वाला क्षारीय होगा। तो यह क्षारीय यानी बेसिक इन नेचर होता है। सोडियम के लवण इसमें पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और ये वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पे पित्त का इतना काम है, तो क्या करेगा? ये पित्त वसा को पचा देगा, भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देगा। पैंक्रियाज सब कुछ पचा देगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों को पचा दिया। अब भोजन छोटी आंत में लगभग पूरी होती नजर आ रही, पाचन हमारा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन और अभी स्मॉल इंटेस्टाइन की भूमिका बची हुई है, क्योंकि ये आहार नाल का पार्ट है। अभी तो ये आहार नाल से लगे थे तो उनके बारे में पढ़े, जो मदद कर रहे हैं यहाँ ड्यूडिनम के पास भोजन को पचाने में। लेकिन अब ये छोटी आंत भी कुछ भूमिका निभाएगी, कुछ नहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, या पाचन में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। अब इसका 3 भाग हमने पहले ही चर्चा किया था, ग्रहणी, जिज्ञा, मिलियम। अब यहाँ पे एक बात करें कि इससे भी कुछ निकलने वाले रसायन हैं, जैसे इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। यानी प्रोटीन अब जाकर के छोटी आंत में एमिनो एसिड में और सरल में परिवर्तन हो गया इसका, यानी अमीनो एसिड अब बन गया, अब ये पाचन इसका हो जाएगा। अब क्या है इसमें? माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज 3 एंजाइम हैं जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं?
माल्टोज से ग्लूकोज बनाएगा माल्टेज, सुक्रोज से ग्लूकोज बनाएगा सुक्रेज, लैक्टोज से ग्लूकोज बनाएगा लैक्टेज। ये 3 एंजाइम शर्करा निर्माण में सहायता करते हैं। फिर यहाँ पे लाइपेज, जो कि पैंक्रियाटिक जूस में भी था, यहाँ भी पाया जाता है छोटी आंत में भी, और वो फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन और फैट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। फिर भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का 2 भाग है, एक तो मलाशय है और एक सीकम है, ये कोलोन है। यहाँ पे कोई पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, कुछ विटामिन्स निकलते हैं जो भोजन में पोषक पदार्थ के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। उसके बाद से भोजन रेक्टम में आता है। अपचित भोजन यानी जो भोजन पच नहीं पाता वो वेस्ट के रूप में या वैज्य पदार्थ के रूप में एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। पैंक्रियाज में एक चीज का और अध्ययन करना जरूरी है, जिसपे कि अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की दूपिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं? उससे अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग रसायनों का उत्पादन करती हैं, एंजाइम्स का। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बीटा होता है, जिसके द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी होती है। और इंसुलिन से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंगरहैंस की दूपिकाओं से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है लैंगरहैंस की दूपिकाएं, तो पैंक्रियाज में पहला क्वेश्चन। इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो पैंक्रियाज से या तो बीटा कोशिका से, दोनों ऑप्शन में दिया हो। इंसुलिन के बारे में एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा कि इंसुलिन क्या है, तो वह पॉलीपेप्टाइड पढ़ने में आता है प्रथम दृष्टया, लेकिन अगर पॉलीपेप्टाइड ऑप्शन में न हो और एमिनो एसिड हो तो आप यही समझिएगा कि प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटियोजेज और एमिनो एसिड, ये सब प्रोटीन से ही जटिल से आसान शर्करा में टूटते जा रहे थे। सॉरी, शर्करा नहीं, आसान जटिल अणु से आसान अणु में या सरल अणु में टूटते जा रहे हैं, और ये प्रोटीन ही एमिनो एसिड तक का सफर तय कर रहा है। तो अगर ऑप्शन में कभी कभार दे दे कि पॉलीपेप्टाइड ना हो तो आप एमिनो एसिड को टिक कर लेंगे। ये प्रश्न मेरा भी एक बार गलत हो गया था, और इसको गलती करने की संभावना रहती है। प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो बीपीएससी में चूंकि ऑप्शन देता है 4 नहीं 5, और जो उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से 1 से अधिक, ये जब वो ऑप्शन तय करता है तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिका अल्फा बीटा, अल्फा कोशिका से उसके ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स निकलता है, और गामा से सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन से भी प्रश्न टेढ़ा पूछा जाता है कि यह कहाँ से निकलता है, तो पैंक्रियाज की गामा कोशिका से। ग्लूकेगॉन कहाँ से निकलता है? लैंगरहैंस या पैंक्रियाज कहिए जो भी है, उसकी अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टैटिन। इतनी बातें अलग से यहाँ पे चर्चा करनी जरूरी थी। अब पूरा पाचन की एक समरी अगर हम देख लें एक लाइन में नहीं, थोड़ा सा अगर समरी बना के, पहले भोजन आपके मुख गुहा में आया, सलाइवा में पाए जाने वाले रसायन उसकी मदद किए पाचन में, पाचन क्रिया आगे बढ़ा और बक्कल कैविटी का पिछला भाग फेरिंग्स में आया, हलक जिसको कहा जाता है, और हलक से होता हुआ इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है, स्टमक के बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद रेक्टम में, उसके बाद एनस में। तो ऐसे ये श्रृंखला चलती रहती है, और बीच में जिस प्रकार के पाचन में सहायता होती है जो करते हैं उसकी मैंने चर्चा कर दी। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।